हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th का सोशल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 1 जो कि है ऑन इक्वलिटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को किस तरह से महत्व दिया गया है, और इस चैप्टर में हम कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जी जो कि इन इक्वलिटी का अलग अलग तरह से शिकार हुए थे को किस तरह से इक्वलिटी मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हैं, कौन कौन से पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इनइक्वालिटी को दूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑन इनइक्वालिटी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर मंजीत कौर एक टीचर हैं, वहीं तेजा सिंह एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव एक स्टूडेंट हैं, है ना, ग्रेसी लैंग एक कंसल्टेंट हैं। उसी प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग कामों को करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग कामों को करते हैं, तो इसमें इनइक्वालिटी कहाँ से आती है? जैसे कि हमने आपको बताया कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस तरह से इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, इसीलिए उन्हें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। ऑन इक्वालिटी, इंडिया इज़ a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These include pupils' participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will be read more about equality, what is it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. तो भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने लास्ट क्लास 6th में पढ़ा था कि किस तरह से की एलिमेंट हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हैं, जिसमें लोग पार्टिसिपेशन उनका किस तरह से होता है, रेजोल्यूशंस किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और इक्वलिटी क्या है और जस्टिस क्या है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इक्वलिटी क्या है, हमारे लिए इक्वलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या रोल है, और ये सारी चीज़ों को हम पहले कांता की स्टोरी से आपको बताएंगे, और फिर उसके बाद हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस चित्र में देख रहे हैं, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. Yes. तो इसमें क्या हो रहा है कि वो सुजाता जो है अपनी फ्रेंड से कांता बात कर रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी लोग जो हमारे देश के हैं वो इक्वली वोट दें, जैसे कि हमारे जैन साहब पीछे खड़े हैं वो भी इस तरह से वोट दे सकते हैं। वहीं वो आगे बताते हैं कि हाँ, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कहा जाता है कि कांता अब जाना है, तुम्हें वोट देना है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट who has promised to bring pipe water to our area. कांता सोचती है और कहती है कि मैं उसी को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में वो पानी की पाइपलाइन को सप्लाई कर देगा।
बाद अगले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दोनों वोट देके घर को चली जाती हैं और उसके बाद वो कांता से सुजाता बताती है कि मेरी जो गुड़िया है, बेटी है, उसकी तबीयत ख़राब है और मैं आज साहब के यहाँ जाऊंगी और साहब से कहूँगी कि वो मुझे कुछ एडवांस दे दें। और उसके बाद वो घर जाती है। यहाँ पर हैंस हेयर हैव सम ऑफ दिस, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। ऐसा वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम अभी इसको पी लो और आराम करो, शाम को मैं आऊँगी तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, ऐसा वह कहती है। इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद कांता गुड़िया से कहती है कि अगर तुम बस्ती में खेलती तुम बीमार नहीं पड़ती, और इतना कह के वो अपने काम पे चली जाती है। वहाँ पर उसे काम, वो अपने जिस घर में काम करती है वहाँ काम करती है, और उसके बाद वहाँ उसकी मैडम कहती हैं कि ये तुम्हारा एडवांस है कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑन इट, लेकिन इसकी आदत बना लेना नहीं, ऐसा कहती है। तो मैडम उसको वो कहती है ठीक है मैम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो इससे हम ये देखेंगे कि पहले हम देखते हैं इक्वल राइट टू वोट, हमें वोट देने का इक्वल अधिकार है। The story above begins with Kanta standing in a line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognized her employers Ashok Jain and Chote Lal, her neighbors. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6th book, is called Universal Adult Franchisee and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, have one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them have one vote. तो इसमें क्या हुआ कि जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी कांता की कि कैसे वो वोट डालने गई और अपने फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पर अलग अलग लोग थे, अशोक जैन थे, छोटे लाल थे, सब लोग वोट डालने गए हुए थे, तो वहाँ पर उसको वोट डाल के अच्छा लगा। और उसके बाद जैसा कि अपन ने 6th क्लास में देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की कैटेगरी के अंतर्गत हमने बहुत सारे एस्पेक्ट देखे थे डेमोक्रेटिक्स के, उनको देखा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से वोट डालने का अधिकार ले सकते हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई जाति, धर्म, इस पर कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग, कोई चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, अपना वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बाद हम इक्वल राइट टू द वोट को देख रहे हैं। तो क्या हुआ, कांता वोट डाल के तो आ गई, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चलती रही। क्या बात चलती रही कि व्हाट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर। लेट्स टेक ए लुक एट a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tries her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one
in the morning because most of the people standing in the it are poor. तो क्या हुआ, वो सोचती रही कि इक्वेलिटी का मीन्स है। अगर हम देखें तो कांता का दिन, कांता कहाँ रहती है? कांता एक स्लम बस्ती में रहती है। उसके घर के पीछे ड्रेन है, नाली है, ठीक है। उसकी लड़की बीमार है, वो फिर भी काम पे जा रही है। काम पे जाने के बाद क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे लेती है और आती है। अगले दिन वो वापस जाती है हॉस्पिटल में, फिर एक लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है जहाँ पर कि पहले से बहुत सारे गरीब लोग खड़े हुए हैं। तो वो ये सोचती है कि क्या है, वाई डू यू थिंक दैट कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। आपको क्या लगता है कि कांता के पास वो इक्वल है, ऐसा है? तो चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं कि अदर काइंड ऑफ इक्वलिटीज़ क्या क्या हैं। कांता को ही रिलेट करते हुए हम अदर काइंड ऑफ इक्वलिटीज़ के बारे में देखते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डोमेस्टिक India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from beginning poor, people in India experiences inequality in different ways. कांता जो है वो भारत में रहने वाली डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाली एक नागरिक है। उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो उसकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उसकी लिविंग कंडीशंस हैं, वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अपार्ट फ्रॉम पुअर पीपल लिव इन इंडिया एक्सपीरियंसेस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो इनइक्वालिटी को बहुत अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। लेट अस सी दैट what this means by reading two stories given below. Each of these is based on real incidents in pupils' life and reflect the different kind of inequalities that exist in India. तो अभी हमने ये जो स्टोरीज़ दो पढ़ी, उसको हमको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि क्या है, क्यों ये अनइक्वलिटी लोगों के बीच में बनी हुई है। Now, one of the more common forms of inequality in India is the caste system. तो ये inequality क्यों है? क्योंकि ये caste system के ऊपर based है। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर जाति प्रथा को सहारा दिया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है, और वहीं अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम को इतना अधिक नहीं माना जाता। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonial shows from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. तो अब आप इसमें देखेंगे, अगर आप कहीं कुछ न्यूज़पेपर्स में देखते हैं तो आपन को ये समझ में आता है कि नहीं, कास्ट सिस्टम गांव में अलग और शहरों में अलग नहीं है। शहरों में भी हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं पर मानते हैं। Now let us read a story about the experiences of Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6th. Dalit is a term that the so-called lower castes use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing how they were and continue to be seriously discriminated against. तो अब हम एक दलित की स्टोरी पढ़ेंगे, दलित चाइल्ड के बारे में अपन बात करेंगे। और हमने पिछली क्लास में दलित क्या होता है ये भी पढ़ा था। तो दलित जो है वो बहुत लोअर कास्ट के, जो सबसे नीची जाति के लोग हैं, वो अपने आप को
एड्रेस करके बताते हैं कि हाँ हम दलित हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, है ना। और इस वर्ड में लोअर कास्ट के लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है कि कैसे वो दलित हैं या क्यों वो दलित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। In his autobiography, Juthan, he writes, I had to sit away from the other in the class and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was very larger than my small physique could handle, and in cleaning it my back again to itch. My face was covered with dust. तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपनी जीवनी में लिखा है जिसका कि नाम है जूठन। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनको किस तरह से क्लास में अलग बिठाला जाता था, उनको ज़मीन में बिठाला जाता था, है ना। उनसे जो मैट है वो भी ले लिया जाता था, मतलब चटाई में भी नहीं बैठने मिलता था। कई बार तो उनको ऐसा होता था कि सबसे पीछे दरवाजे के पास बिठालना पड़ता था। कभी कभी तो बिना किसी कारण के लड़के जो है उसको मार भी देते थे। और कई बार हेडमास्टर जो हैं स्कूल के, वो हेडमास्टर उसको क्लासरूमों में, प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए कहते थे। और जब वो पूरा प्लेग्राउंड और क्लासरूम साफ़ करता था तो वो बहुत थक जाता था, परेशान हो जाता था। उसका जो चेहरा है पूरी तरह डस्ट से ढक भी जाता था। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि कैसे एक दलित बच्चा परेशान होता है। और तो ये आप देख रहे हैं वह बुक का फ्रंट पेज जो कि जूठन है और ओम प्रकाश वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ओम प्रकाश वर्मा जी की इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या लगता है? वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट? आपको ये सोचना है कि क्यों उनको अनइक्वली ट्रीटेड किया जाता था क्लास टीचर और क्लासमेट के द्वारा। डस्ट हैज़ गॉन इनसाइड माई माउथ. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो क्या हुआ, जब उसका चेहरा डस्ट से पूरा ढक जाता था, उसको पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था, उसको खिड़की दरवाजे साफ़ करने पड़ते थे। ऐसा ही जब एक दिन ओम प्रकाश कर रहे थे, तभी उनके पिताजी वहाँ से निकले
और उन्होंने क्या किया, देखा कि उनका लड़का सफाई का काम कर रहा है, तो वो ओम प्रकाश को वहाँ से अपना हाथ पकड़े और ओम प्रकाश को ले करके जाने लगे। और जाते जाते उन्होंने ये कहा कि मैं अभी आप लोगों को कुछ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग टीचर हो, लेकिन मेरा लड़का अब आज भी यहाँ पढ़ रहा है और आगे भी यहाँ पढ़ता रहेगा। तो इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि किस तरह से जो दलित थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था और उनको वो इक्वलिटी नहीं मिल रही थी जो इक्वलिटी वो डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्टोरी देखी। अब हम अगले पैरा में दूसरी स्टोरी देखते हैं कि कैसे अदर स्टोरी में ये दलित्स को दिखा। तो ये स्टोरी भी जो है वो इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट that took place in one of India's larger cities and is common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who are looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent to the house to someone who it met because the building did not have any non-vegetarian resident. But the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the near neighbor's house. The same excuses was repeated in the second and the third apartment. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो इस दूसरी कहानी में बताया गया है कि बड़े शहरों में रहने के लिए मिस्टर और मिसेस अंसारी पहुंचते हैं। उनके पास बहुत पैसे भी होते हैं और वो एक अपार्टमेंट में घर ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके लिए वो एक डीलर से भी हेल्प लेते हैं और वो कुछ जो खाली घर थे उन खाली घरों को डीलर वहाँ ले जाता है। लेकिन जब पहले घर में जाते हैं वो, तो वहाँ की जो मकान मालकिन रहती है वो उनका सरनेम सुनती है और कहती है कि हमारी इस बिल्डिंग में कहीं कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है, इसलिए हम घर नहीं दे सकते हैं। जबकि वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पास ही के घर में मछली के बनने की खुशबू आ रही होती है। सेम बातें उनके 2, 3, 4 जितने भी अपार्टमेंट में जाते हैं तो सेम प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद वो डीलर जो है वो उनसे कहता है कि आप लोग अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से बदल के मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो तो आपको घर मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं और आखिरी में उन्हें एक अपार्टमेंट में घर मिल जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक परिस्थिति तो दलित जो पैसे से कमज़ोर हैं उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल है। फिर लोगों की सोच है ना, पैसा है उनके पास में, सब कुछ है, उसके बाद भी लोग सिर्फ उनके सरनेम से या उनके नॉन वेजिटेरियन होने से परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं इक्वलिटी जो है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है
रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मीन्स क्या हुआ, किसी की जो गरिमा है, मान सम्मान है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practiced, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some peoples are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansari are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अनइक्वलिटी हमारे समाज में आ रही है वो क्यों आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अनइक्वलिटी आ रही है वो रिलीजन या धर्म के कारण आ रही है, या जो क्लास का बैकग्राउंड है उसके कारण आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने अभी दोनों पहले की स्टोरीज में देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी को कैसे ट्रीट किया गया, कैसे उनको अनइक्वली फील कराया गया, किस बेसिस पे, उनके कास्ट और रिलीजन पे। क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो दलित फैमिली से थे और मिस्टर अंसारी जो थे वो कैसे थे, मुस्लिम फैमिली से थे। When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they were treated. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किसी को भी अगर हम अनइक्वलिटी, किसी भी व्यक्ति को हम अनइक्वलिटी से ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो डिग्निटी है, उसकी गरिमा जो है, उसका हनन हो जाता है या उसको ख़राब करते हैं या कम करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी की स्थिति में हुआ था। बिकॉज ऑफ वाई in which they were treated, by picking on him and making him swap the school. Because of this caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके स्कूल मास्टर्स ने, क्लासमेट्स ने, टीचर्स ने उसको बैडली ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि वो दलित था, जिससे क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो डिग्निटी थी वो क्या हुई, हनन हुआ, उसका वध हुआ। इसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son swap, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their names, it was their dignity of self-respect that made them refuse this suggestion. तो जिस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जब गलत व्यवहार किया जा रहा था तो उनके पिताजी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को समझा करके कि ये उसकी डिग्निटी का हनन हो रहा है, उसको ठीक किया। वहीं अंसारी फैमिलीज़ के साथ भी उनकी डिग्निटी हर्ट हुई। क्यों हुई? क्योंकि सब लोग उनको अलग कर रहे थे, मना कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट की डिग्निटी उनकी जो है वो खराब हो रही थी। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस।
क्या ओम प्रकाश और मिस्टर अंसारी को इस तरह से ट्रीट किया जाना था? बिल्कुल भी नहीं ट्रीट किया जाना था। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो डिज़र्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम लोगों की डिग्निटी को ख़राब करते हैं। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी और किस तरह से हमारे डेमोक्रेसी में इश्यूज़ आए इक्वालिटी को लेकर के, अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में आगे बात करेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक के साथ हम यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। इसके पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे और इंडियन डेमोक्रेसी और उसमें होने वाले इक्वलिटी की समस्याओं को पढ़ेंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और जिन लोगों ने अभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपको मिले तो आप उस अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहें। तो अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं।